व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आप लोगों को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? कंफर्म करें एक बार, आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आज हम पढ़ने वाले इवैल्यूएशन। यानी मूल्यांकन। अब जैसे कि हम भी कभी बच्चे रहे हैं, ठीक है, हमारे स्कूल में हमारे क्या होते थे, टेस्ट एग्जाम्स होते थे, तो हमारा क्या होता था, वो एक्चुअल में हमें मार्क्स दिए जाते, हमें क्या किया जाता था, हमें इवेल्यूट किया जाता था, हमारा मूल्यांकन किया जाता, ठीक है, हमारी मूल्य प्लस अंक इसमें, अगर इसका जोड़ करने से, तो आपको क्या दिया जा रहा है, आपको अंक दिए जाते थे, आपने जैसा प्रदर्शन करा है अपने एग्जाम से में, उसके हिसाब से आपको वैल्यू किया जाता था, यानी आपको क्या दिया जाता था, अंक दिए जाते थे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज दी जाती थी, ग्रेड्स मिलते थे, नंबर्स मिलते थे, कुछ भी हो सकता, ठीक है, आपको वैल्यू दी जाती थी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको पोजीशन भी दी जाती, ठीक है, तो ये मूल्यांकन अब विद्यालय की ओर से किस तरीके से होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं, अध्यापक के संबंध में, विद्यालय के संबंध में, या विद्यार्थियों के संबंध में, ठीक है, तो हम आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली मूल्य, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले विद्यालय, विद्यालय आधारित, विद्यालय आधारित मूल्य की विशेषता। तो विद्यालय के आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं हैं कौन सी, एक दो हैं, दो विशेषता। पहली है विद्यार्थी के संबंध में, और दूसरी है अध्यापक के संबंध। दो विशेषताएं होती है विद्यालय में, विद्यालय में दो ही लोग होते हैं, मेन होते, टीचर्स और अध्यापक। अभी वॉइस क्लियर है आपको? अभी वॉइस क्लियर है आपको? अभी वॉइस क्लियर है आपको? ठीक। तो विद्यालय में जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो विद्यालय में दो ही मेन पर्सन होते हैं, एक होता है विद्यार्थी और दूसरा होता है आपका अध्यापक, ठीक है। तो विद्यार्थी के संबंध में आपका मूल्यांकन किस तरीके से होता है, और अध्यापक के संबंध में, ठीक है। तो विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन क्या महत्व रखता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, और अध्यापक के संबंध में कि वो क्या क्या, उसकी क्या विशेषताएं, विद्यार्थी के संबंध में क्या विशेषताएं होती हैं मूल्यांकन की।
विद्यार्थी के संबंध में अभी वॉइस क्लियर है आपको? तो पहला है आपका, ये है पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत। यानी क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस बच्चों के लिए। अधिक सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव है। और अधिक विस्तृत, विस्तृत यानी बहुत ज्यादा ब्रॉड, ठीक है। एवं पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव और विस्तृत, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस और व्यापक होता है, यानी सतत और कॉम्प्रिहेंसिव। यानी व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव को कहा जाता है सतत, ठीक है। और इसका दूसरा, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, विद्यार्थियों के संबंध में मूल्यांकन किया, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, क्यों बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है इसका? इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को यानी विद्यार्थी को विद्यार्थी को अधिगम और विकास की ओर, अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में उन्मुख सहायता देता। जैसे कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को अधिगम यानी लर्निंग, विकास यानी डेवलपमेंट की ओर उन्मुख करने में सहायता देता। अब एक बात बताओ, अगर टीचर टेस्ट ना ले तो उसे कैसे पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुई है? बच्चे का जब तक टीचर मूल्यांकन नहीं करेगा, यानी
वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट, ठीक है। अगर नहीं लेगा तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है अब तक, ठीक है। इसलिए टेस्ट यानी मूल्यांकन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद नंबर मिलेंगे, उससे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना आया है, कितना नहीं आया है। और उससे क्या होगा, बच्चे को कोई उस पर किसी को शर्मिंदगी नहीं करने के लिए उसको लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि बच्चा आगे अपना अधिगम यानी अपनी लर्निंग और अपने विकास पर ध्यान दे सके, और इवन टीचर भी उस पर और ज्यादा ध्यान दे सके, ठीक है। कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में क्या दिक्कत आ रही है, बच्चे के विकास में क्या दिक्कत आ रही है, तो टीचर उस पर और ध्यान देगा, उसका इवेल्यूशन करके। इवेल्यूशन करके ही इवेल्यूशन ही एक ऐसा मात्र साधन होता है कि जिससे ये पता चलता है कि बच्चे ने अब तक क्या क्या सीखा है, ठीक है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कितना वो जानता है, और कितना मतलब उसको आ चुका है, और कितना वो रेडी है नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। ये है ये है भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखें, ठीक है। विद्यार्थी की जिम्मेदार नागरिक बनने के रूप में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। देखिए, अब बच्चों की आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन में अगर बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, तो पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से करा है, जो भी पढ़ाई करवाई है बच्चे ने बहुत अच्छे से। जिस बच्चे के कम नंबर आए, फिर उसकी आवश्यकता देखी जाएगी, उसकी किस चीज में दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शायद बच्चे को याद करने में दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने आंसर ना तोड़ तोड़ के लिखा है, यानी जैसे बीच बीच में से वो भूल गया हो, ठीक है। तो क्या करना हो, उसको ये देखना है कि उसकी आवश्यकता क्या है। जो चीज आती है उसे उसे वापस से तो नहीं दोहराना, लेकिन जो नहीं आता उससे बच्चे को, या वो जो भूल चुका है उसको वापस से वो चीज करवानी, ठीक है। ताकि वो आगे भी अपने भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अच्छा विद्यार्थी बनकर, ठीक है, अच्छा नागरिक बनकर। फोर्थ पार्ट, रिलेशन क्या होता है, ये अधिक पारदर्शी होता है। ये है पारदर्शी मतलब ये होता है ना बिल्कुल क्लियर। पारदर्शी यानी कि कोई बीच में कोई किसी तरीके की वो नहीं है, कोई छुपा हुआ कोई चीज नहीं है कि बच्चे ने टेस्ट दिया और उसे छुपा लिया गया। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, बच्चे ने जो लिखा होगा उसे वही नंबर मिले जाएंगे। ये अधिक पारदर्शी है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो बच्चे, अध्यापक और माता पिता के बीच जो संयोजन बनता है, उसमें क्या होता है, इसका अधिक पारदर्शी मतलब संयोजन बनता है, जो एक अधिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है। जो संबंध बनता है, बच्चे के जो मार्क्स हैं, टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्लियरली बता देगी, सामने टेस्ट करके दिखा देगी कि ये रहा, ये देखो बच्चे ने आपको लिखा था, उस हिसाब से आपको नंबर दिए गए।
आप कुछ होते, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे के इतने कम नंबर नहीं आ सकते। ये रहा मैडम, आप खुद पढ़ लीजिए, देखिए बच्चे ने क्या लिखा। तो ये होता है, ठीक है। पारदर्शी, यानी किसी तरीके के बीच में कोई दीवार ना हो, कोई कोई छुपी हुई कोई चीज ना हो। और ये क्या करता है, ये है विद्यार्थी को, ये विद्यार्थी को अपनी क्षमता का बेहतर तरीके से उपयोग बेहतर तरीके से उपयोग करने में सहायता प्रदान करे। देख, बच्चे के ने टेस्ट दिया, बच्चे के मार्क्स, अब बच्चे ने खुद भी देखे कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तभी मेरे नंबर ऐसे आए। मेरी क्षमता थी, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता था, पर मैंने क्या शुरू में ध्यान नहीं दिया, टीवी देख, मोबाइल चलाने में ध्यान लगा, तो मैं ये कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी क्षमता के साथ पढ़ाई नहीं, मेरी क्षमता और बेहतर हो सकती है। बच्चे को क्या होता है, रिग्रेट होता है कि मेरे मार्क्स, शर्म आते हैं कि यार मैं इसका नंबर, तो जब मार्क्स अच्छे आते हैं ना, फिर वो अच्छे से पढ़ाई क्लियर है। कि मेरी क्षमता इतनी थी, बच्चे को अपनी क्षमता के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि देखो दिमाग में सबको पता होता है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, भी दिक्कत आ रही है तो एक अलग बात, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई ही नहीं करी, नंबर कम आ रहे, तब तो भाई ठीक ही है, जब उसने पढ़ाई ही नहीं करी तो नंबर कम ही आएंगे उसके, ठीक है। उसकी क्षमता अच्छी है और बेहतर है, और उसने क्षमता के अनुसार अपना कार्य नहीं करा। क्या करना है, ये क्षमता को भी क्या बोलते हैं, क्षमता बढ़ाता है, बच्चों के अंदर एक तरीके का थोड़ा सा जुनून भी पैदा करता है, बेटा अब अगली बार अच्छे नंबर लेकर आना, ठीक है। ये थे विद्यार्थी के संबंध। अब पढ़ेंगे हम अध्यापक के संबंध। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों को? जल्दी कंफर्म करेंगे तो। कंफर्म करेंगे से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आवाज क्लियर है ना? और ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़े विद्यार्थी के संबंध में, पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे हम अध्यापक
संबंध में कुछ। के संबंध में अध्यापक के संबंध में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? बच्चे क्या सोच, बच्चे क्या सोच, ठीक है। टीचर यही तो देखना चाहती है, टेस्ट लेकर उनका इवेल्यूशन करके, उनसे टेस्ट लेकर कि आखिर बच्चे अब क्या सोचते हैं। मैंने पढ़ा दिया, मैंने बच्चों को पूरी बुक पढ़ा दी, अब टेस्ट लेना है कि बच्चे आखिर क्या सोचते हैं, बच्चे कितना पढ़ चुके हैं, कितना उनके दिमाग में बैठ चुका है, बच्चे सोचते क्या है उन चैप्टर्स के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचियां और प्रवृत्तियां क्या हैं। उनकी रुचियां रुचियां क्या हैं। और याद रखिएगा, जो आपका मूल्यांकन है सिर्फ आपके अध्यापक नहीं करते, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, आपके दोस्त भी करते हैं, ठीक है। आपको इवेल्यूट करना, नॉट ओनली आपके टीचर्स करते हैं, देखो आपके टीचर्स ना आपके टेस्ट लेके भी करते हैं, आपसे बातचीत करके भी आपका मूल्यांकन करते हैं, आपके दोस्त भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, ठीक है। उनकी, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचियां यानी बच्चों में, बच्चों की रुचियां क्या हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या है, यानी बच्चों के अंदर क्या रुचियां हैं, यानी उनका इंटरेस्ट किसके अंदर है, ठीक है। सबका सीखने में, बच्चों को सबका सीखने में बच्चों को किस प्रकार की कठिनाइयों, थोड़ा सीमाओं का सामना करना, यानी बच्चों को क्या है कि बच्चों को जब मैम ने उनका इवेल्यूशन करा, टेस्ट वगैरह लिए, तो ये देख रहे हैं कि बच्चों को लगता है कुछ इतना ज्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाने में कठिनाइयां आ रही है, क्या क्या सीमाएं आ रही है, क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। 50 बच्चे, 50 में से 20 बच्चों को समझ आ रहा है, 30 बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सबकी अपनी, बच्चों की अपनी अपनी सीखने की क्षमता अलग है, ठीक है। तो एक साथ सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, ठीक है, ये सब देखना सीखता है कि मूल्यांकन क्या कर, मूल्यांकन, मूल्यांकन अध्यापकों को ऐसे तरीकों को
मूल्यांकन अध्यापकों को ऐसे तरीकों को ढूंढने के लिए पैनी नजरें, यानी पैनी दृष्टि बोल लो, पैनी नजरें या दृष्टि। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे, उर्दू नहीं लिखेंगे। पैनी दृष्टि प्रदान करते हैं जो अलग अलग शिक्षार्थियों के लिए की समस्याओं या समस्याओं, कठिनाइयों के समाधान में सहायक सिद्ध हो सहायक सिद्ध हो। ठीक है, इतना बड़ा लिखवाने का यही था कि इस फिफ्थ पॉइंट में ऑलमोस्ट सब कुछ ऐसी क्लियरिटी आ रही है कि मूल्यांकन अध्यापकों को क्या प्रदान करता है, यानी ऐसी तीखी नजरें प्रदान करता है कि जिसमें अलग अलग विद्यार्थी, अलग अलग इंडिविजुअल बच्चा जो है क्लास के अंदर, उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या कठिनाई है और उसका समाधान क्या है, टीचर को वो सब देखने पे मजबूर कर देता है, वो नजरें प्रदान कर देता है, वो नजरें मिल जाती हैं उसको मूल्यांकन करने से बच्चे के टेस्ट लिए। ठीक है, 20 बच्चों के अच्छे नंबर है, 30 बच्चे। अब मैडम ये देख रही है कि उन 30 बच्चों में इंडिविजुअल 30 के 30 बच्चों में एक एक बच्चे का उसको ये समझ आ रहा है कि उसको क्या क्या समस्या आई है, बच्चे को उसको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उसको क्या समाधान है उनको ठीक करने का, उन कठिनाइयों को दूर करने का। तो इस पॉइंट में आपके सारा कुछ क्लियर होगा कि अध्यापक के लिए मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है। इसे एक पॉइंट ने बिल्कुल क्लियर किया। ठीक है, बच्चों की सारी समस्याएं और कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर करना है, टीचर को वो देखने में वो नजर प्रदान हो जाती है कि उसको आगे क्या करना। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? कंफर्म करें इतना क्लियर है? कोई क्वेश्चन?
ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूस, जिसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से बोला जाता है सी। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। तो सतत का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस। देखो, सतत का जो मतलब है ये है कि कॉन्टिन्यूस बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पूरी बुक पढ़ा दी फिर आप ये देख रहे हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। आप सिंपल सी बात, आप पूरी बुक पढ़ा दे बच्चे को और फिर ये देखे हैं कि आपने बच्चे के पूरी बुक पढ़ा दी है। ठीक है। बच्चे को बुक के जो लास्ट के चैप्टर आपने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाए होंगे, कोई चैप्टर बच्चे को याद है, आगे के चैप्टर वो भूल चुका। तो क्या करना है आपको? आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, टेस्ट लिया, टीचर ने, बच्चे ने टेस्ट दिया। ठीक है। ऐसे चैप्टर वाइज बच्चे के टेस्ट होने चाहिए कॉन्टिन्यूस। उससे क्या होगा कि ये एक तरीके का प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस जो चलता रहता है मूल्यांकन। उससे क्या होगा कि बच्चे को ना एक वो मिल जाता है कि उसको ये पता चल जाएगा, अच्छा मेरी ये खामी है। टीचर को भी ये पता चल जाएगा, अच्छा बच्चे के अंदर ये कठिनाई आ रही है, ये खामी है, बच्चे को ये चीज समझ नहीं है इस चैप्टर में, वो अगेन उसको समझाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आती है ये क्लियरिटी। तो यानी कॉन्टिन्यूस का मतलब आपका ये है। फिर आता है आपका व्यापक, यानी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। व्यापक में आपका क्या होता है कि ये शिक्षण भी होता है और गैर शिक्षण भी होता है। व्यापक में कॉम्प्रिहेंसिव सिर्फ टीचर ही नहीं लेती, आपके साथी सहपाठी जो होते हैं। व्यापक के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में आता है आपका ज्ञान। सेकंड, समझना कि बच्चे ने कितना समझा, उसको कितना ज्ञान है। थर्ड है अनुप्रयोग, कि उसका प्रयोग कैसे किया गया। फोर्थ है प्रेजेंटेशन, मैंने कल ही आपको समझाया है। फिफ्थ है आपका मूल्यांकन। सिक्स्थ है आपका सृजन। तो व्यापक में कॉम्प्रिहेंसिव क्या है कि ये जो बच्चे के अंदर पूरी योग्यता है भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। बच्चों के अंदर जो योग्यता है वो अलग अलग रूप में होती है। कोई बच्चा ड्राइंग बनाने में योग्य होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट में योग्य होता है, कोई बच्चा एक्टिंग में योग्य होता है, कोई बच्चा म्यूजिक में योग्य होता है। तो योग्य मतलब उसका मतलब इंटरेस्ट, और योग्यता, योग्यता मतलब उसकी सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी वो उसके अंदर परफेक्ट है इन चीजों में। तो
कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही है कि शिक्षण भी होता है, गैर शिक्षण भी होता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है इसमें, कि बच्चे के कॉम्प्रिहेंसिव सिर्फ आपका बुक से रिलेटेड नहीं होता, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग क्षेत्रों से भी डिपेंड है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है, यानी बच्चों के अंदर क्या करना है, जो बच्चों के अंदर प्रभावकारी जो कौशल्स है, ठीक है, उनके साइकोमोटर, एक होता है ग्रोस मोटर, साइकोमोटर होता है ये आपका दिमाग की जो छोटी छोटी स्किल्स होती है, ठीक है, उनका आपको विकास करना है। जो बच्चों के साइकोमोटर साइकोमोटर और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना। यानी क्या करना है, सतत करके जो बच्चों के अंदर छोटे छोटे स्किल्स होती हैं, जो भी उनकी प्रभावकारी स्किल्स होती हैं, उनमें और उनको क्या करना, उसका विकास करने में बच्चों को सहायता देना है। ठीक है? बच्चों की चिंतन प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना और कंठस्थ होने पर बल न देना। देखें, इवोल्यूशन से क्या होगा, कि बच्चे की क्या करनी है, चिंतन प्रक्रिया पर जोर देना है। बच्चा क्या करेगा, सोचना लग जाएगा, और ज्यादा सोचने लग जाएगा। आप उससे सवाल पूछेंगे, बच्चा शुरू करेगा, अच्छा इसका आंसर ये होगा। ठीक है, सुनने पे कम बल देना, कि बस सुनते रह रहे हो, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज पे कम बल देना, सोचना ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चे की चिंतन क्या होगी, चिंतन जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है आपका मूल्यांकन को क्या बनाना है, मूल्यांकन को शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया का प्राप्ति की प्रक्रिया का अभिनव बनाना।
ठीक है। शिक्षा प्राप्ति से मूल्यांकन को क्या चाहता है अध्यापक की ना, शिक्षा प्राप्ति का ये शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग, यानी बहुत महत्वपूर्ण अंग बनाना मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि देखो मूल्यांकन करने से ही पता चलेगा बच्चा कितना सीख रहा है, उसको शिक्षा की कितनी प्राप्ति होगी। टीचर अपनी तरफ से फुल मेहनत कर रही है, पर बच्चे का ध्यान ही कहीं और है। ठीक है। बच्चे के साथ क्या आ रही है, क्योंकि देखो बच्चे का मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगा बच्चे में क्या कठिनाई आ रही है। टीचर की साइड से आ रही है या फैमिली के साइड से आ रही है या बाहर से उसको कोई परेशानी है या उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो बहुत सारे वो होते हैं, मैटर्स होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। तो मूल्यांकन करने से वो पहलुओं के बारे में पता चलता है। इसलिए क्या चाहते हैं अध्यापक कि मूल्यांकन को शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन को उपयोग कर कर, ठीक है, मूल्यांकन को उपयोग करके और शिक्षा प्राप्ति में जो भी दिक्कतें आ रही हैं बच्चे को, तो क्या करना है, उसमें कार्य नीतियों में सुधार करने के लिए इसका महत्वपूर्ण बनाना है। मूल्यांकन को मूल्यांकन का उपयोग करके मूल्यांकन का उपयोग करके शिक्षा प्राप्ति की शिक्षा प्राप्ति की कार्य नीतियों में सुधार, नीतियों में सुधार। ठीक है। इससे क्या होगा, मूल्यांकन से इसके उपयोग से कि पता चल जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि शिक्षा प्राप्ति में जो भी कठिनाई है, जो भी कार्य, जो भी नीतियां यानी जो भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है, वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसके बारे में देखना। मूल्यांकन ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। सिर्फ एक ही नहीं, और भी बहुत तरीके होते हैं, बट मूल्यांकन भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ आ रही है। ठीक है। जैसे कि शिक्षा प्राप्ति में जो कार्य, जो नीतियां यूज करी जा रही हैं, उसमें क्या दिक्कत दिक्कत आ रही है, और अगर दिक्कत आ रही है तो उनमें सुधार कैसे करना है, मूल्यांकन उस पर भी ध्यान देता है। क्लियर है? कल हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे सीसीई की। ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण कार्य पढ़ेंगे और अधिगम भी। आज की क्लास इतनी ही। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एनीथिंग? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी पूछें? हम्म। ठीक है। मूल्यांकन से क्या होगा, हम अपने आप को रख के देखें। जब हम बच्चे थे
तो बचपन में क्या होता था जब हमारा टेस्ट होता क्या करते थे पढ़ाई अच्छा हमारा फुल ये तो हम पढ़ाई करके जाते थे तो हमारे मार्क्स उस पर डिपेंड करते लेकिन हम पढ़ाई करते थे ठीक है जैसे यूनिट टेस्ट होते थे यूपी जो वीकली होते थे ठीक है FA1 FA2 ऐसी मान लीजिए किसी टीचर ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया कोई बाहर से टीचर आ गया किसी ने उसके बच्चे से कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया तो यहाँ पर होता है यहाँ पर टीचर पे भी आती है बात बच्चे पर भी आती है तो मूल्यांकन करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे ने कितना सीखा है कितना सीखना चाहता है तो उसकी कितनी क्या कठिनाइयां है क्या उसकी क्षमता है क्या उसकी क्षमता इतनी कम बच्चे की क्षमता कम है सीखने की आप सिखाओ उसको बहुत ज्यादा रहे जो सिखा रहे वो तो आएगा नहीं और जो सीख रहा है वो बेचारा वो भी भूल जाएगा अगर उसकी क्षमता बहुत ज्यादा लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है ठीक है तो वो उसकी कठिनाई देखनी है कि किस पीछे मतलब क्या कठिनाई आ रही है कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा अध्यापक की तरफ से है क्लास में कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं या पेरेंट्स घर पर जो माहौल ठीक नहीं है या घर से दिक्कत है या बाहर उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चा बीमार है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है ठीक है बीमार रहता है बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे तो वो मूल्यांकन करने के बाद ही रीजन निकल कर आता है फिलहाल हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मूल्यांकन क्यों इम्पोर्टेंट ठीक है अब क्लियर है क्लियर है ठीक है तो आज की क्लास इतनी ही कल मिलते हैं सेम टाइम